नमस्कार बच्चों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप सभी को इकोनॉमिक्स का एक वीडियो मिल चुका है, आज हमारा है इकोनॉमिक्स का दूसरा वीडियो जस्ट उसके आगे। और इस तरह से हम आपके समझ इकोनॉमिक्स के सारे चैप्टर का वीडियो इसी तरह कंटिन्यू लाते रहेंगे और इतना दावा है कि आपका एक भी सवाल उससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और आज का पहला सवाल है कि द्वितीय समांक होते हैं। द्वितीय समांक मतलब द्वितीय आंकड़े होते हैं। आप लोग पढ़े थे सर यहाँ पर कि आंकड़ों के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीय। सवाल कह रहा है कि द्वितीय आंकड़े होते हैं। नंबर ए है अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा। देखते हैं सर, ठीक कह रहा है यहाँ पर है प्रकाशित आंकड़ा, ठीक कह रहा है प्रकाशित आंकड़ा और अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा। ये तो होगा नहीं सर, ये तो होगा नहीं, तो हमारा यहाँ क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आंकड़ा। क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि जिस आंकड़े को अनुसंधान करता स्वयं इकट्ठा करता है उसे बोलते हैं प्राइमरी डेटा, प्राथमिक आंकड़ा। ये मेरा प्राथमिक में आ जाएगा बाबू, यहाँ पर है ये प्राइमरी आएगा। सेकेंडरी मान फॉर क्या होता है? प्रकाशित आंकड़ा, यानी कि जो डेटा पब्लिश होते हैं उसे हम बोलते हैं सेकेंडरी डेटा, द्वितीयक आंकड़ा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल कह रहा है कि निम्नांकित में से एक निर्दर्शन विधि के लाभ है। अब पढ़ेंगे आप लोग सर कि आंकड़े संकलन करने की दो विधियां थी, संगणना मेथड और एक हमारा सैंपलिंग मेथड। ठीक बाबू, यानी कि प्रतिदर्श और निर्दर्शन विधि। तो सवाल कह रहा है यहाँ पर है कि निर्दर्शन विधि के क्या लाभ है? मितव्ययिता होती है, वैज्ञानिक है, तीव्र निष्कर्ष निकलता है, या इनमें से सभी? तो बोलेंगे हमारा इनमें से सभी हो जाएगा, क्योंकि इस विधि में हमारे खर्च कम होती है, यानी मितव्ययिता है, वैज्ञानिक है यानी कि विज्ञान द्वारा वेरीफाइड है, उसके बाद शीघ्र निष्कर्ष मतलब कि जल्दी रिजल्ट मिल जाता है, यानी कि हमारा इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल कह रहा है कि निम्न में से एक प्रत्यक्ष वैयक्तिक अनुसंधान के एक लाभ है। आप लोग आर पढ़े थे सर कि जब हम लोग प्राइमरी डेटा का संकलन करते हैं, संकलन करने की यहाँ पर है मुख्य रूप से तीन विधियां थी। पहला था प्रत्यक्ष वैयक्तिक अनुसंधान, जिसमें व्यक्ति जो है सो किसी व्यक्ति से फेस टू फेस आपका डेटा संग्रह कर रहा है, मतलब कि डायरेक्ट उनके पास जाकर के सवाल कर रहा है। एक था हमारा टेलीफोन विधि, उसके द्वारा व्यक्ति उसे घर नहीं जा रहा है बल्कि उसे वो फोन करके इंटरव्यू लेकर के सवाल को पब्लिश कर रहा था। और तीसरा हमारा था एसएमएस विधि की, जहां पर उनके पास जाते भी नहीं अनुसंधान करता, फोन भी नहीं करते हैं, बल्कि उसके पास एसएमएस करते हैं या चिट्ठी लिखते हैं और इनके द्वारा वह आंकड़े को इकट्ठा करते थे। तीन विधि थी। तीन में हमारा पहला था प्रत्यक्ष वैयक्तिक अनुसंधान की, जहां पर व्यक्ति डायरेक्ट रूप से जाकर के उनका इंटरव्यू लेकर के अनुसंधान करता था, सर्वे करता था। इसके लाभ क्या है? मितव्ययिता है? बोलेंगे नहीं सर, ये तो है नहीं सर। विस्तृत आवृत्त क्षेत्र के लिए उपयोगी है? नहीं सर। जहां क्षेत्र बड़ा होगा वहां उपयोगी नहीं सर। सरल है? नहीं। जटिल है सर। आने की शुद्धता है, एक्यूरेसी इसमें है कि आपको अगर जो है सो इस तरह का सर्वे करते हैं तो डेटा आपको बिल्कुल सही, बिल्कुल अच्छी मिलेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल कह रहा है कि भारत में प्रत्येक वर्ष में जनगणना की जाती है। कितने वर्ष में? 5 वर्षों में, 10 वर्ष में, 1 वर्ष में या 2 वर्षों में? जनगणना भारत में प्रत्येक 10 वर्षों में की जाती है, यानी 4 का हमारा बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल कह रहा है कि वह व्यक्ति जो आंकड़े संग्रह करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रदर्शक बोलते हैं, गणनाकार बोलते हैं, व्याख्याता बोलते हैं या ऑपरेटर बोलते हैं। तो उसे हम लोग गणनाकार कहते हैं कि जो व्यक्ति आंकड़े का संकलन करता है उसे हम लोग गणनाकार कहते हैं। 5 का हमारा बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल कह रहा है किसी अनुसंधान के लिए मूल रूप से संकलित क्रमांक को कहते हैं। किसी अनुसंधान के लिए यानी कोई भी सर्वे के लिए जो हम लोग एक्चुअल में डाटा को इकट्ठा करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी बाबू, टर्शियरी या इनमें से कोई नहीं, तो इसे हम क्या बोलते हैं?
प्राइमरी डेटा की जिसे हम लोग खुद संकलित करते हैं उसे हम लोग प्राइमरी डेटा प्राथमिक आंकड़ा कहते हैं। ठीक है बच्चे लोग, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि प्राथमिक आंकड़े होते हैं जो प्राइमरी डेटा होते हैं वो कैसे होते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है प्रकाशित आंकड़े, ऑप्शन बी कह रहा है अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा बाबू, ऑप्शन सी कह रहा है प्रकाशित आंकड़े और अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो जहां प्राइमरी डेटा की बात करेगा, जहां पर प्राथमिक आंकड़े की बात करेगा, वो हमेशा अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित आंकड़ा होता है, यानी कि 7 का हमारा बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है अधि समग्र में, यहां समग्र हो गया, अधि समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं। जैसे मान के चलो एग्जाम्पल लो बाबू, हम क्लास में पढ़ा रहे हैं और यहाँ 100 बच्चे हैं। कितने बच्चे बाबू? 100 बच्चे। अब मान के चलो कोई सवाल करना है तो सबसे सवाल नहीं करेंगे, कुछ बच्चा को उठा लेंगे, 4 5 6, और जो रिपोर्ट वहां से आएगा उसे हम रिजल्ट तैयार करेंगे। तो मतलब यहाँ जो सर्वे किए, सर्वे में हम क्या किए, समग्र में से कुछ चुनी हुई इकाइयों का अध्ययन करेंगे। तो इसे क्या बोलेंगे? संगणना अनुसंधान, प्रतिदर्श यानी कि सैंपलिंग अनुसंधान, प्रत्यक्ष अनुसंधान या फिर अप्रत्यक्ष सर्वेक्षण। तो इसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिदर्श अनुसंधान यानी कि सैंपलिंग मेथड। 8 का हमारा बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल कह रहा है संगणना विधि है। संगणना का अर्थ होता है कि जहां पर हम लोग सभी व्यक्ति का अध्ययन करते हैं। तो क्या ये मित व्ययी है? नहीं बाबू, खर्चा इसमें तो कम नहीं होता है। आगे है उपयुक्त जहां अनुसंधान विस्तृत हो, उपयुक्त जहां समग्र के इकाई समरूप न हो। चौथा कह रहा है उपयुक्त जहां पर समग्र के सभी इकाई एक रूप न हो। मतलब कहने मतलब क्या है सर, कि वहां उपयुक्त है जहां पर समग्र व्यक्तियों में एक रूपता नहीं हो, सभी लोग अलग अलग हैं। जैसे मान के चलो क्लास में है, हमको पता है कि सबका नाम अलग अलग होगा, तो अगर नाम जानना तो सबसे हमें पर्सनली बारी बारी सवाल पूछना पड़ेगा। ऐसा क्यों सर? जो समग्र है उनकी इकाई एक रूप नहीं है। तो यहाँ इस्तेमाल करेंगे संगणना विधि का। लेकिन हमको जानना है कि आप लोग कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर 1-2 बच्चे काफी हैं, क्योंकि सभी इकाइयों में समरूपता है, सभी एक ही क्लास के बच्चे होंगे तभी एक रूम में बैठे हुए हैं। ठीक है बच्चे लोग, ये हमारा एग्जाम्पल था। तो बोलेंगे सर संगणना विधि यानी सेंसस मेथड वहां उपयोगी होता है जहां समग्र में एक रूपता नहीं हो, लेकिन जहां समग्र में एक रूपता होती है वहां हमारी प्रतिदर्श विधि यानी सैंपलिंग मेथड काफी उपयोगी होती है। ठीक है, चलिए आगे है समग्र की सभी इकाइयों के प्रतिदर्श में चुने जाने के समान अवसर होते हैं। दैव दर्शन में, व्यवस्थित निर्दर्शन में, सविचार निर्दर्शन में या फिर बहुस्तरित निर्दर्शन में। यानी समझिए बाबू कि हमारे पास यहाँ पर लगभग 100 बच्चे हैं, समग्र 100 है बाबू। इसमें हमें कुछ प्रतिदर्शक को चुनना है। मान लो यहाँ 10 बच्चे को चुनना है, तो उसमें जो है सभी को एक समान अवसर मिलना चाहिए ना, कोई पक्षपात नहीं हो। इनके लिए कौन सी विधि अच्छी रहेगी? जैसे कि बोलेंगे 10 उठो अपने मन से, तो बोलेंगे कहा सर, हम आदमी नहीं थे, हम नहीं उठते सर। जहां उठाए अपने मन से, यहाँ पर कहा सर उगरे उठाई, हमने उठाया यहाँ सर। तो बेटर यहाँ पर क्या है कि 10 बच्चे उठ भी जाए और कोई हमको दोष नहीं दे। तो इनके लिए दैव दर्शन, इसे बोलते हैं ना लॉटरी विधि। लॉटरी विधि एकदम बेस्ट होती है कि जिसका भी लॉटरी में नाम आ गया, सब लोग जो यहाँ पर उड़ जाएंगे और बोलेंगे हाँ सर इसमें हमारी गलती है, हमारा मन में था, किस्मत में था तो हुआ, नहीं था तो नहीं हुआ। ठीक है बच्चे लोग, यानी कि दैव दर्शन सबके लिए जो है सो एक समान अवसर पैदा करता है। लॉटरी विधि एक समान अवसर पैदा कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे सवाल कह रहा है द्वितीयक आंकड़े प्राप्त करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? प्रकाशित स्रोत बाबू, केंद्रीय
सांख्यिकी संगठन, भारत की जनगणना, श्रम ब्यूरो। तो हम बोलेंगे द्वितीय आंकड़े प्राप्त करने के लिए हमेशा प्रकाशित स्रोत का इस्तेमाल किया जाता है। 11th का बी यहाँ बिल्कुल, सॉरी 11th का ए बिल्कुल हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल कह रहा है समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है। जहां समग्र है उनमें प्रत्येक इकाई सभी का अध्ययन करते हैं। किसमें? संगणना प्रणाली में, निर्देशन प्रणाली में, स्तरित प्रणाली में, सविचार दर्शन में। तो संगणना प्रणाली में हम लोग समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं। 12th का ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल कह रहा है आंकड़ों के स्रोत हैं द्वितीयक, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आंकड़े के यहाँ स्रोत हैं दो, प्राथमिक और द्वितीयक, यानी 13 का हमारा सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे कह रहा है प्राथमिक संगणक होते हैं, जो होते हैं प्राइमरी डेटा, वो कैसे होते हैं? मौलिक, संकलित, मौलिक और संकलित, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राइमरी डेटा जो है सो मौलिक और संकलित दोनों होते हैं। 14 का सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है वह व्यक्ति जो अनुसंधान की योजना बनाता है तथा सांख्यिकी अनुसंधान करता है, वो कहते हैं जो व्यक्ति सर्वे कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिवादी, गणक, अनुसंधानकर्ता, या इनमें से कोई नहीं। हम क्या बोलते हैं? अनुसंधानकर्ता, यानी 15 का हमारा सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल कह रहा है प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है, यानी जो क्वेश्चन इरा बनाते हैं उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? चित्र बनाने में, लॉरेंज वक्र में, या फिर चित्र बनाने और लॉरेंज वक्र में, या फिर सर्वेक्षण में। तो ध्यान दो प्रश्नावली का यानी क्वेश्चन इरा, हमें सर्वेक्षण के दौरान कौन सा सवाल पूछना है इनका तैयार करते हैं फॉर्मेट, और इसका इस्तेमाल हमेशा हम लोग सर्वेक्षण में करते हैं। इसमें सर्वेक्षण में यानी 16 का डी बिल्कुल सही जवाब है। आगे सवाल कह रहा है एक श्रेष्ठ प्रश्नावली के गुण होते हैं। प्रश्नों की सीमित संख्या, आसन, सरलता, प्रश्नों का उचित क्रम, या इनमें से सभी। तो बोलेंगे इसमें हमारा इनमें से सभी हो जाएगा। एक श्रेष्ठ प्रश्नावली में प्रश्न सीमित होते हैं, उसके बाद बाबू प्रश्न सरल होते हैं, और उनके क्रम भी एक उचित होती है कि कब कौन सा सवाल करना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप होता है। ये उनके गुण होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे सवाल है डाक द्वारा प्रश्नावली भेजकर सूचनाएं संग्रहित करना उपयुक्त होता है। कई बार क्या होता है ना कि हम लोग आंकड़े इकट्ठा करने के लिए डाक द्वारा कोई हम फॉर्मेट भेजते हैं, फॉर्म भेजते हैं, और वहां से फिर आंकड़े को इकट्ठा करते हैं। ये उपयुक्त कहाँ के लिए है? ऑप्शन ए है अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो। देखते हैं बाबू, सूचनाएं निरंतर एवं सतत आधार पर आवश्यक होती है। आगे बाबू उच्च स्तर की शुद्धता आवश्यक होती है। दी सूचक जहां शिक्षित होते हैं। तो यह उपयुक्त वही होता है जहां पर सूचक यानी सूचना देने वाले लोग शिक्षित होते हैं। अगर लोग अनपढ़ हैं तो वहां सवाल में कुछ और लिख के भेजो आपका नाम क्या है, वो लोग उसका जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनको उनका मतलब ही नहीं पता है। तो यह उपयुक्त वहां पर है जहां पर सूचक यानी सूचना देने वाले लोग शिक्षित हो और यहाँ पर एजुकेटेड हो। आगे सवाल कह रहा है प्राथमिक समग्र अनुसंधान कर्ता प्राप्त करता है। एक अनुसंधानकर्ता जो है यानी जो एक सर्वेयर होता है वह प्राइमरी डेटा कहाँ से लाता है? स्वयं लाता है, समाचार पत्रिकाओं के द्वारा बाबू, पत्रिकाओं के द्वारा, या अन्य साधनों से। तो वह जो डेटा लाता है वह स्वयं लाता है, यानी 19 का हमारा ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे सवाल कह रहा है समाचार पत्र किस प्रकार के आंकड़ों का स्रोत है? तो समाचार पत्र जो होते हैं वो हमेशा द्वितीयक आंकड़े को स्रोत होते हैं। कौन सा बाबू? द्वितीय। ये हम लोग सवाल पहले भी पढ़ चुके हैं। और जहां व्यक्ति खुद संग्रह करता है उसे हम बोलते हैं प्राइमरी डेटा। और जहां हम लोग आंकड़े कोई प्रिंट माध्यम से उठाते हैं, चाहे किताब से, चाहे अखबार से, चाहे न्यूज़पेपर से, चाहे पत्रिकाएं से, उसे हम बोलते हैं द्वितीयक आंकड़े। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल कह रहा है प्रकाशित आंकड़े होते हैं तो यह हमेशा जो है सो
द्वितीयक आंकड़े होते हैं, जो कि हम लोग पहले पढ़े हैं। प्राइमरी डेटा हमेशा द्वितीयक आंकड़े होते हैं, प्राथमिक नहीं होगा सर, ये तो कोई है नहीं, ये तो हमारा होगा ही नहीं। आगे है सर यहाँ पर आंकड़ों का सरकारी स्रोत है आर्थिक सर्वेक्षण, जनगणना रिपोर्ट, आर्थिक सर्वेक्षण और जनगणना रिपोर्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो आंकड़ों के सरकारी स्रोत आर्थिक सर्वेक्षण और जनगणना रिपोर्ट होते हैं, अर्थात 22 का हमारा सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है जो समग्र अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किए जाते हैं उसे कहते हैं, यानी वह डेटा जिसे सर्वेयर अनुसंधानकर्ता स्वयं इकट्ठा किया है उसे हम क्या कहते हैं? ए में प्राथमिक डेटा, बी में द्वितीयक, सी में प्राथमिक और द्वितीयक, या डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक आंकड़ा, यानी कि 23 का हमारा ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है अच्छा न्यायादर्श आधारित होता है, एक अच्छा सैंपलिंग किस पर आधारित है? ऑप्शन ए है देव दर्शन, बी में कह रहा है स्तरित दर्शन, सी में समूह दर्शन, या फिर डी में इनमें से कोई नहीं। तो हम लोगों ने पहले पढ़ा कि एक अच्छा सैंपलिंग, एक अच्छा न्यायादर्श हमेशा दैव दर्शन पर आधारित होता है, जिसे हम लोग लॉटरी विधि भी कहते हैं। यानी कि 24 का हमारा ए बिल्कुल सही जवाब होगा। एक अच्छा न्यायादर्श हमेशा दैव दर्शन पर आधारित होता है। आगे सवाल कह रहा है अनुसंधान की विधियां है, तो अनुसंधान की कितनी विधियां हैं? 2, 4, 6 या 8? सही आंसर है सर 2। अनुसंधान की 2 विधियां हैं, संगणना विधि और प्रतिदर्श विधि, यानी कि सेंसस मेथड और सैंपलिंग मेथड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल कह रहा है जनगणना अनुसंधान है, जब कहीं जनगणना करवाते हैं तो ये कैसा अनुसंधान है? मेरा सवाल ये कह रहा है। ऑप्शन नंबर ए है समग्र की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं, बी है निर्दर्शन के सभी इकाई का अध्ययन करते हैं, सी कह रहा है समग्र के प्रत्येक इकाई का अध्ययन और निर्दर्शन के प्रत्येक इकाई का अध्ययन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो जनगणना में हम लोग केवल समग्र के प्रत्येक इकाई का अध्ययन करते हैं, इसमें निर्दर्शन की कोई बातें आती ही नहीं है, अर्थात हमारा 26 का ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, समझे आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल कह रहा है निम्न में से निर्दर्शन का एक प्रकार कौन सा नहीं है? क्या प्रतिचयन? ये तो है बाबू। विचार है बाबू। मिश्रित प्रतिचयन है, और दोगुना प्रतिचयन एक कोई आधार नहीं है सर, क्योंकि इम्पॉसिबल है। जैसे यहाँ जो सवाल कह रहा है सर कि निर्दर्शन का प्रकार नहीं, इसका मतलब होता है समग्र में से किसी को चुनना। अब यहाँ 100 बच्चे हैं, इसमें आगे चुनेंगे 10, 5, दोगुना 200 बच्चे में कहां से चुनेंगे? पॉसिबल ही नहीं है सर, यानी ऐसा कोई प्रकार नहीं है। ठीक है, आगे है सवाल संगणना विधि सर्वाधिक उपयुक्त किसके लिए होती है? सजातीय समूह के लिए, विजातीय के लिए, सभी के लिए, या इनमें से कोई नहीं। तो संगणना उपयुक्त वहां होती है जहां पर समग्र विजातीय हो, मतलब कि उसका डेटा हमेशा जो है सो अलग अलग हो, वेरिएबल डेटा हो, वहां के लिए यह उपयोगी होती है। अब जहां समान डेटा रहेगा वहां तो कोई महत्व है ही नहीं, तो उपयोगी कहां पर है? जहां पर समग्र विजातीय हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि लॉटरी विधि से इकाइयों का चयन किया जाता है, कहां पर? दैव निर्देशन प्रणाली में, मिश्रित निर्देशन प्रणाली में, प्रतिचयन प्रणाली में, या संगणना प्रणाली में। तो हम लोगों ने अभी देखा कि लॉटरी विधि को हम लोग और क्या बोलते हैं? दैव दर्शन। तो बच्चे लोग लॉटरी विधि का इस्तेमाल हमेशा कहाँ करते हैं? दैव निर्देशन प्रणाली में, यानी कि 29 का ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे सवाल है जनसंख्या की विशेषता है, ए में व्यापकता है, नियमितता है, निश्चित क्षेत्र है, या इनमें से सभी। तो हमारा इसमें से
तभी हो जाएगा चूंकि जनसंख्या व्यापक भी होती है, नियमित भी होती है और उसका क्षेत्र एक निश्चित होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल कह रहा है कि सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण का आयोजन करता कौन है? तो NSSO है, CSO बाबू यहाँ पर है, NSSO और CSO या इनमें से कोई नहीं, तो यहाँ मेरा आता है NSSO यानी NSSO ही जो है तो भारत में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाता है। नेशनल सैंपलिंग सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ही भारत में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाता है। आगे है औद्योगिक समंकों का संग्रह करता है। तो जहां पर हम लोग इंडस्ट्रियल डेटा की बात करेंगे तो ये भी हमारे यहाँ पर कौन करता है? NSSO के द्वारा किया जाता है। 32 का हमारा ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे सवाल है सांख्यिकी के पिता कौन है? तो हम लोगों ने पहले पढ़ा है बच्चे लोग, इनके पिता गॉटफ्राइड आकेनवाल है, यानी सवाल रिपीटेड था, थोड़ा बताएं शॉर्ट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, हाँ, सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है, किसने कहा? सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है, किसने कहा था? टिपेट महोदय ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने, एडम स्मिथ ने। तो ये बात बोले थे टिपेट महोदय ने। किसने? टिपेट ने क्या बोला कि सांख्यिकी कला और विज्ञान दोनों है। ठीक है, अरे समझे आप लोग? आगे है एक वचन में सांख्यिकी का अर्थ क्या है? तो देखो यहाँ 5 बाबू ऑप्शन दिए हैं, हमारा पांचों यहाँ पर सही है। आंकड़ों का एकत्रीकरण, व्यवस्थीकरण बाबू, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन। देखो इसमें क्या होता है, कोई आपको यहाँ 3 दे देगा और चौथा में रहता है इनमें से सभी, इनमें से सभी बाबू, तो हमें यहाँ सभी टिक मारना है। अरे इसमें मेरा केवल 5 प्रकार होता है और आपको पांचों याद कर लेना है। ठीक है बच्चे लोग, तो हमारा इसमें ऑप्शन में जो भी रहेगा उसको टिक मारना है। एक वचन में इनके 5 टाइप है, एकत्रीकरण, व्यवस्थीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन। ठीक है, चलिए आगे है बहुवचन में सांख्यिकी का क्या अर्थ है? तो इसका ऑप्शन है आंकड़ों का समूह, हाँ सर, संख्यात्मक मान, हाँ सर, संख्यात्मक तथ्य, हाँ सर, और इनमें से हमारा सभी बिल्कुल सही जवाब है। आगे सवाल है अर्थशास्त्र में किस प्रकार के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है? ए में है मात्रात्मक, बी में है गुणात्मक, सी में दोनों या डी में इनमें से कोई नहीं। अर्थशास्त्र में 2 तरह के आंकड़े आते हैं, मात्रात्मक और गुणात्मक, आने की हमारा इसमें सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे है संसाधनों का प्रयोग हो सकते हैं, ए में वैकल्पिक, बी में सीमित, सी में असीमित या डी में इनमें से कोई नहीं। तो संसाधनों का प्रयोग वैकल्पिक हो सकता है, मतलब कि एक संसाधनों का प्रयोग एक से अधिक कार्यों में किया जा सकता है। ठीक है बच्चे लोग, कोई दिक्कत समझने में यहाँ तक नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल कह रहा है आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण तथा उसे हल करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सांख्यिकी विधियों का, डेटा का, आंकड़ों का या इनमें से कोई नहीं। तो आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण तथा उसे हल करने के लिए हमेशा सांख्यिकी विधियों का प्रयोग करते हैं, यानी 39 का हमारा ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल कह रहा है आंकड़ों के स्रोत हैं प्राथमिक, द्वितीयक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। आंकड़ों के 2 स्रोत हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, आने के 40 का हमारा सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है प्राथमिक आंकड़े होते हैं संकलित, मौलिक या दोनों। प्राइमरी आंकड़े संकलित भी होते हैं और मौलिक भी होते हैं, अर्थात हमारा यहाँ पर 41 का सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल कह रहा है प्राथमिक आंकड़े को संकलित करने वाला कहलाता है, तो उसे हम लोग जो है सो अनुसंधानकर्ता भी कहते हैं, गणक भी कहते हैं, अन्वेषक भी कहते हैं और प्रेक्षक भी कहते हैं, यानी 42 का हमारा डी इनमें से सभी बिल्कुल सही जवाब है।
आगे सवाल कह रहा है किस प्रकार के आंकड़ों के सत्यता एवं विश्वसनीयता की जिम्मेवारी अन्वेषक पर होती है। तो यहाँ पर प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दो बाबू कि प्राइमरी डेटा की सत्यता एवं इसकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वह अन्वेषक पर होगी, जो कि सर्वे खुद की। हम बोलेंगे कि गांव में 4 व्यक्ति मर गया, तो मरा कि नहीं मरा, झूठ है कि सच है, वो रिस्पॉन्स हमारे ऊपर। लेकिन मान लो हम किताब में पढ़ लिए हैं इस गांधी जी की बाबू मारने वाला नाथूराम गोडसे है, और ये बात सच है कि झूठ है, बोले हमारा नहीं पता था, हम किताब में पढ़ के बोल रहे हैं। तो अखबार में पढ़ लिया, मान के चलो कि मोदी जी हजारीबाग आ रहे हैं। अब मोदी जी यहाँ पर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बोलेगा हमको पता नहीं है, हम अखबार में पढ़े हैं। ठीक बाबू, तो जहां अन्वेषक की बात करेंगे इनकी जिम्मेवारी हमेशा प्राइमरी डेटा पर होती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे सवाल है अनुसंधान की विधियां है बाबू, संगणना विधि, प्रतिदर्श, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा दोनों हो जाएगा, संगणना भी और प्रतिदर्श भी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है परिमित या संरचित प्रश्नों में विकल्प संख्या होती है बाबू। परिमित, इसमें हमेशा हमारे 2 विकल्प होते हैं, हाँ या ना में बाबू। एक ने बोलते हैं द्विविध प्रश्न भी, द्विविध प्रश्न जिसमें केवल 2 ऑप्शन रहेगा, हाँ या नो में। आगे होता है प्रतिदर्श का अर्थ क्या होता है, नमूना, स्रोत, डेटा या सभी। इसका अर्थ होता है नमूना यानी कि सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल कह रहा है प्रतिदर्श के लिए आवश्यक तत्व क्या है, प्रतिनिधित्व, पर्याप्तता, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रतिनिधित्व भी और पर्याप्तता भी। आगे है न्यायादर्श या प्रतिदर्श के आकार बढ़ने पर न्यायादर्श की त्रुटि है, बढ़ती है, समान रहती है, या सभी देश में हमारी त्रुटि घटती है। जैसे एग्जाम्पल बाबू यहाँ पर 100 बच्चे हैं, इसे पूछ लिए आपका नाम क्या है बाबू लोग, तो आप कौन से क्लास में पढ़ते हैं, तो गलत बोल दें। लेकिन जहां पूछेंगे 4-5 बच्चों से कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, तो शायद हमें जानकारी सही मिलेगी कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो जब न्यायादर्श का आकार बढ़ाएं तो त्रुटि वहां पर कम होगी, एरर वहां पर कम देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी हमारा 48 का ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे सवाल है किस प्रकार के अनुसंधान में समग्र इकाई का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग पहले पढ़े सर कि संगणना विधि में हम लोग समग्र का अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है संगणना विधि किसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। हम लोग पढ़े थे सर, यहाँ पर है कि यह जो है सो हमेशा विजातीय संबंध के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। 50 का ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे सवाल कह रहा है भारत की जनगणना कौन करवाता है। तो भारत की जनगणना जो है सो सेंसस ऑफ इंडिया करवाता है। कौन, सेंसस ऑफ इंडिया। 51 का ये बिल्कुल सही जवाब है। आगे है सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सर्वेक्षण कौन करता है। तो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन यानी कि NSS वो जो है तो सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर सर्वेक्षण करवाता है। जो सेंसस ऑफ इंडिया है वह भारत में जनगणना करवाती है, जनगणना करवाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है स्वतंत्रता के बाद भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। तो ये हुई थी 1951 में। हमको पता है जनगणना भारत में प्रत्येक 10 साल में होती है। तो भारत आजाद कब हुआ था, 1947 में, और 47 के बाद पहली बार जनगणना 1951 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है सर्वेक्षण के किस विधि के द्वारा उत्तरदाता को प्रभावित कर सकते हैं। ए में है व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा, बी टेलीफोन सर्वेक्षण के द्वारा, सी दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पर दोनों हो जाएगा, साक्षात्कार के द्वारा भी और टेलीफोन के द्वारा भी। आगे सवाल कह रहा है जल के कितने प्रकार हैं। 2 प्रकार है, विविक्त और सतत, यानी कि हमारा इसमें सी दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा।
ठीक है बच्चे लोग, चलिए ये थे हमारे मुख्य सवाल। तो बच्चे लोग अब आप लोग को डाउट होगा कि यहाँ पर सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा। हाँ बच्चे लोग, बहुत बड़ी बात है सर कि पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो आइए आपको ले चलते हैं पीडीएफ के पास। ठीक है, चलिए ये देखिए बच्चे लोग, ये हमारा कोचिंग का नाम है सर्वोदय आर्ट्स क्लासेस। देख रहे हैं बच्चे, सर्वोदय आर्ट्स क्लासेस। ये कोचिंग चलती है आपका झारखंड में हजारीबाग के बुढ़वा महादेव चौक नियर केबी वोमेन्स कॉलेज, आप फिर बोलेंगे बस स्टैंड के सामने। ठीक है बच्चे लोग, जिनको क्लास करना है हमारे ऑफलाइन बेंच में आइए, आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन जो बच्चे झारखंड के हैं लेकिन परंतु हजारीबाग से बाहर के हैं, तो उनको यहाँ स्क्रीन पर 3 नंबर दिख रहा होगा। ठीक है बच्चे लोग, आप तीनों में किसी एक पर कॉल कीजिए, आपको समाधान मिल जाएगा। आप किन्हीं का क्लास करना है, हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना है, क्लास 11 तो पार हो गया। अगर आपको पढ़ाई करना है क्लास 12 तक की, आप लोग क्या कीजिए सर, नीचे जाइए, देखिए बाबू यहाँ पर है, आपको दिख रहा है कि प्ले स्टोर में हमारा एक ऐप है सर्वोदय ऑनलाइन क्लासेस। इसको सर्च मारिए और डाउनलोड कीजिए, आपको सारी क्लासेस सारी पीडीएफ वहां बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ठीक है ना, हमारे यहाँ पर सारे विषय में पढ़ाई की जाती है। तो अगर आपको पढ़ना है तो 2 ऑप्शन है सर, आ तो हमारे पास ऑफलाइन बेंच में आइए, आ तो ऐप को डाउनलोड कीजिए। यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो ऊपर दिए गए नंबरों पर आप कॉल कर सकते हैं, आपके समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है बच्चे लोग, मिलेंगे कल, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।